जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MP स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला का ये हमारा 8वां क्लास है। 8वें क्लास का टॉपिक है पाषाण काल के अंतर्गत आने वाला एक काल है मध्यपूरा पाषाण काल। तो हमारी आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है मध्यपूरा पाषाण काल। हमारी पिछली क्लास में निम्नपूरा पाषाण पे क्लास हो चुकी है, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। फिर अब मध्य पाषाण काल देखिएगा तो समझ में आएगा। इससे पहले हमारे विभाजन पे क्लास हो चुकी है, उसको देखेंगे तब ये पाषाण काल का विभाजन और की विशेषताएं, उसका क्षेत्र विस्तार ठीक से समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं भारत में मध्यपूरा पाषाण काल। मध्यपूरा पाषाण काल पढ़ने से पहले इसको एक बार छोटा सा व्यू देख लेते हैं, ताकि ये कोई न्यू देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ रहे हैं लोग। तो जो भारत में पाषाण काल है, ये हमारा पाषाण काल है। पाषाण काल पत्थर का काल था, उस समय की बात हो रही है। और हमारा पाषाण काल जब मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उसी काल को पाषाण काल कहा जाता है। अगर इसका समय पीरियड देखा जाए तो इसका जो समय पीरियड है मोटा मोटा 5 लाख से लेके 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये हो गया पूरे पाषाण काल का समय। किताबों में 5 लाख मिलता है, इसके लाख कितने भी लाख बढ़ा सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे तो 30-33 लाख ईसा पूर्व चला जाता है, लेकिन भारत का जो इतिहास है पाषाण काल का वो 5 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन हालांकि बोरी का जो खनन हुआ वहां से डेटिंग 14 लाख गई है, तो यहाँ 14 लाख भी लिखा मिल सकता है। हर किताबों में अलग अलग मिलेगा। अब ये जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल का समय जो देख रहे हैं बहुत बड़ा समय माना जाता है। तो एक विद्वान है जिनका नाम था जॉन लुबाक महोदय। तो जॉन लुबाक महोदय ने इस काल को 2 कालों में बांटा था। सबसे पहले वो कौन से काल थे, उन्होंने पूरा पाषाण काल में बांटा था। दूसरा जो बांटा था वो नवपाषाण काल के नाम से बांटा था। उसके बाद बीच में जो तकनीकी आधार पे औजारों का परिवर्तन हुआ उसके आधार पे इसमें एक तीसरा काल का नाम दिया गया मध्य पाषाण काल। ये हो गया विभाजन। अगर समय देख लिया जाए तो पूरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 5 लाख से लेके कितना माना जाता है, तो 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है पूरा पाषाण काल का समय। और मध्य पूरा पाषाण काल का समय जो माना जाता है 10 से लेके 6,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और नव पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 6 से लेके 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। जब जॉन लुबाक महोदय ने इन्हें 2 भागों में बांटा और विशेषताओं के आधार पर पुनः इसको मध्य पाषाण तीसरे काल में बांट दिया गया। लेकिन एक विद्वान आए जिनका नाम था लार्तेत महोदय। क्या नाम था, तो लार्तेत महोदय। ये सारी क्लासें हमारी हो चुकी है विभाजन पे, वहां पे देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आया। यहाँ पे तो ऐसे मौखिक बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक विद्वान आए जिनका नाम था लार्तेत महोदय ने। तो देखा जो ये काल है, ये काल अपने अंदर बहुत ज्यादा समय पीरियड लिए है और काफी परिवर्तन नजर आए इस काल में। तो इस 5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो समय था, तो एक विद्वान आए जिनका नाम है लार्तेत महोदय ने, उन्होंने अध्ययन किया। इस काल को अपने अध्ययन के आधार पर पुनः 3 भागों में बांट दिया। वो कौन कौन काल थे, वो पहला काल था निम्नपूरा पाषाण काल, दूसरा था मध्यपूरा पाषाण काल और तीसरा जो काल था वो था उच्चपूरा पाषाण काल। तो ये हो गया 3 विभाजन। पूरा पाषाण काल के पूरा पाषाण काल को 3 पुनः भागों में किसने बांटा, तो लार्तेत महोदय ने बांटा। और पाषाण काल को किसने बांटा, तो जॉन लुबाक महोदय ने मुख्य रूप से पहले नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल में बांटा था। और वो अपनी कौन सी पुस्तक, तो पूरी हिस्टोरिकल टाइम्स में बांटा था। उसके बाद पुनः एक विद्वान है जिनका नाम है लार्तेत महोदय ने। लार्तेत महोदय ने पुनः पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। अगर इनका समय देखा जाए तो कितना है, इनका जो समय है निम्न पूरा पाषाण काल, तो वही इसमें फंडा है। 5 लाख भी लिखा मिल सकता है, यहाँ पे 14 लाख लिखा भी मिल सकता है। लाखों में 14 लाख भारत के संदर्भ में जो लिखा मिलेगा वो 14-15 लाख मैक्सिमम लिखा मिल सकता है। वर्ल्ड लेवल पर ज्यादा मिल सकता है। तो ये हो गया, ये जो निम्न पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है वो 5 लाख से लेके 50,000 माना जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल का जो समय माना जाता है वो 50,000 से लेके 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उच्च पूरा पाषाण काल का तो 40 से लेके 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल का अध्ययन
पीछे की क्लास में कर चुके हैं। अब की क्लास में हम लोग देखेंगे, मुख्य रूप से हमारा टॉपिक है मध्यपूरा पाषाण काल। तो ये हम देखेंगे आज के क्लास में टॉपिक मध्यपूरा पाषाण काल का विभाजन और उसकी विशेषताएं और उसमें क्या तकनीकी परिवर्तन हुए और उससे संबंधित क्षेत्र, मतलब मध्यपूरा पाषाण का विस्तार कहाँ भारत में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से हम लोग ये पढ़ेंगे मध्यपूरा पाषाण काल। समय देखें तो 50,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के समय को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो मध्यपूरा पाषाण काल की खोज हुई, कैसे हुई, तो लार्सन महोदय ने तो इनको इन तीनों का नाम दे दिया था, लेकिन एक विद्वान है जिनका नाम है H.D. संकालिया, जिनका नाम है H.D. संकालिया, H.D. संकालिया महोदय जो है उन्हें ही मध्यपूरा पाषाण का जनक माना जाता है या खोज का श्रेय माना जाता है। अगर मध्यपूरा पाषाण का जनक पूछा जाए, खोज का श्रेय पूछा जाए तो H.D. संकालिया हो जाएंगे। अगर इनके विभाजन, इनके नाम की बात आए तो लार्सन महोदय हो जाएंगे। तो ये हो गया। तो मध्यपूरा पाषाण काल की पहली कहानी जो स्टार्ट हुई वो H.D. संकालिया से स्टार्ट हुई। अब देख लेते हैं साक्ष्य। जैसे कि अब हम किसी भी चीज को पढ़ने से इतिहास में सबसे जरूरी होता है साक्ष्य, क्योंकि इतिहास हमारे सामने प्रेजेंट रूप में नहीं होता है, वो बीतता हुआ समय रहता। तो उस समय के बारे में कैसे हमें जानकारी मिली, तो मेन जो पॉइंट होता है हमारे इतिहास लेखन का वो साक्ष्य होता है। तो साक्ष्य देख लेते हैं कि आखिर क्या साक्ष्य मिले तो हमको मध्यपूरा पाषाण काल का ज्ञान हुआ। देख लेते हैं पहला टॉपिक साक्ष्य। ये जो साक्ष्य हैं ये इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ही पूरा इतिहास लिखा गया है। तो मध्यपूरा पाषाण काल के साक्ष्य क्या हो सकते हैं, तो इतनी टाइम जो मानव था वो पत्थर की औजार का प्रयोग करता था और मांस खाता था, फल फूल खाता था। तो साक्ष्यों के रूप में भी वही चीजें मिलेंगी जो मानव प्रयोग करता है। तो इतनी टाइम के जो मुख्य रूप से साक्ष्य मिलते हैं वो मध्यपूरा पाषाण काल के मानव द्वारा बनाए गए उपकरण मिलते हैं और उनके द्वारा प्रयोग की गई सामग्री मिलते हैं और जीवाश्म मिलते हैं। उनके आधार पर इस काल का निर्धारण किया गया है और इस काल के इतिहास को लिखा गया। तो ये साक्ष्य के रूप में हो गया। मध्यपूरा पाषाण काल के जो ज्यादातर साक्ष्य मिलते हैं, देखने को मिलते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में मिलते हैं। भारत में भी मिलते हैं, लेकिन भारत से ज्यादा जो एविडेंस देखने को मिलते हैं वो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में सबसे पहले एक स्थल है महाराष्ट्र में नेवासा। नेवासा से सबसे पहले माना जाता है कि जो साक्ष्य मिले मध्यपूरा पाषाण काल के वो नेवासा से मिले। नेवासा कहाँ पड़ता है, तो नेवासा महाराष्ट्र में परवरा नदी में मिलता है और यहाँ से बहुत सारी संख्या में खुरचनी और स्क्रेपर मिले। वहीं से ज्ञात हुआ कि भारत में मध्यपूरा पाषाण काल का चिन्हित एक पूरा स्थल हुआ और इसको मध्यपूरा पाषाण का प्रारूप स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि मध्यपूरा पाषाण काल की सारी विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलती है। क्योंकि इस काल का जो प्रारंभ है निम्नपूरा पाषाण काल में इस पूरा स्थल को पहचाना गया था, लेकिन उस निम्नपूरा पाषाण काल के निम्नपूरा पाषाण काल की ये अंतिम अवस्था में ये आता है। लेकिन अगर मध्यपूरा पाषाण काल में देखा जाए तो ये सबसे अच्छी अवस्था, सबसे अच्छी संख्या में यहाँ पे एविडेंस मध्यपूरा पाषाण काल के पाए जाते हैं। लेकिन जो ये मध्यपूरा पाषाण काल के नाम का निर्धारण हुआ है वो दो स्थलों के आधार पे हुआ है, जिनका नाम है मूलाबान। मूलाबान कहाँ है, तो ये पुणे में है। पुणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का मूलाबान और एमपी का रतिकरार, ये दो स्थल हैं जो है जिनके आधार पे मध्यपूरा पाषाण काल का निर्धारण किया गया है। ये स्थल से जो एविडेंस मिले हैं उन्हीं एविडेंस के आधार पे ही मध्यपूरा पाषाण काल का निर्धारण किया गया है। कौन से स्थल है ये पूछे भी जाते हैं। पहला है महाराष्ट्र का मूलाबान और एमपी का है रतिकरार। रतिकरार कहाँ पड़ता है, तो एमपी राज्य में पड़ता है। मूलाबान कहाँ पड़ता है, तो पुणे में पड़ता है। पुणे कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो स्थल है इनके आधार पे मध्यपूरा पाषाण काल के नामों का निर्धारण किया गया, समय का निर्धारण किया गया है। और पहला जो साक्ष्य मिला था मध्यपूरा पाषाण काल का वो नेवासा से मिला है। नाम का और साक्ष्य का दोनों का अंतर है। अब जान लेते हैं मध्यपूरा पाषाण काल को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो मध्यपूरा पाषाण काल को
कई अन्य नामों से जाना जाता है इनकी विशेषताओं और संस्कृत के आधार पे। तो ये जो मध्य पूरा पाषाण काल है इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है। तो पहला जो जाना जाता है वो मोस्तोरियन के नाम से जाना जाता है। ये मोस्तोरियन क्या है? तो मोस्तोरियन एक संस्कृत है उपकरण निर्माण की। ये एक यूरोप महाद्वीप की संस्कृत है। इसी के समतुल्य कुछ औजार हमारे भारत में पाए गए हैं। भारत का जो ये पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, इस वाले एरिया में यूरोप की मोस्तोरियन संस्कृत के समतुल्य सेम औजार जो पाए गए हैं इस वाले क्षेत्र से पाए गए हैं। इस वजह से इसको नाम मध्य पूरा पाषाण काल दिया गया है। अगर मोस्तोरियन संस्कृत की बात हो रही है तो जान लीजिए मध्य पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। और दूसरा जो नाम दिया गया है वो सीरीज सेकंड के नाम से जाना जाता है। सीरीज सेकंड संस्कृत के नाम से कह सकते हैं या सेकंड सीरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। इसको नाम किसने दिया? तो इसका जो ये नाम दिया थे वो एच.डी. संकालिया सर ने दिया था। ये हो गया दूसरा। और तीसरा नाम इसका जो दिया जाता है इसको निवासा या निवासन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। और भी नाम इसका निवासन उद्योग के नाम से जाना जाता है। निवासन उद्योग के नाम से तो निवासा को जाना जाता है, लेकिन निवासन संस्कृत के नाम से पूछा जाए तो निवासन संस्कृत के नाम से मध्य पूरा पाषाण काल को जाना जाता है। और इसका जो चौथा नाम है वो फलक संस्कृत के रूप में जाना जाता है। जो निवासन संस्कृत का नाम दिए थे वो किसने दिया था? वो दिए थे के.डी. बनर्जी। ये भी पूछा गया है एग्जामों में कि निवासन संस्कृत का नाम किसने दिया है? तो के.डी. बनर्जी ने दिया था। किसने दिया था? के.डी. बनर्जी ने दिया था। निवासन जो नाम निवासन या निवासन संस्कृत का नाम जो मध्य पूरा पाषाण काल का दिए थे वो के.डी. बनर्जी सर ने दिया था। और जो नाम है इसका वो है फलक संस्कृत। फलक संस्कृत का नाम किस आधार पे दिया गया? तो फलक संस्कृत के आधार पे नाम ऐसे दिया गया, जो निम्न पूरा पाषाण काल के औजार बन रहे थे वो कोर पे बन रहे थे। इस वजह से कोर संस्कृत का नाम निम्न पूरा पाषाण काल को दिया गया था। और जो इस काल के औजार ज्यादातर बन रहे हैं वो फलक पे बन रहे हैं। इस वजह से इस काल को फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। फलक क्या है वो आगे अभी उपकरण के टाइम हम लोग देखेंगे। तो इसके 4 नाम हो गए। पहला हो गया मोस्तोरियन संस्कृत, और दूसरा हो गया सीरीज सेकंड के नाम से, तीसरा निवासन संस्कृत के नाम से जाना जाता है, चौथा फलक संस्कृत के रूप में जाना जाता है। ये हो गए इसके 4 नाम। अगर देखा जाए पूछा जाता है ये फलक संस्कृत का नाम किसने दिया? तो फलक संस्कृत का जो नाम दिए थे वो 2 विद्वान थे जिनका नाम है पहला एच.डी. संकालिया। पहले विद्वान हैं एच.डी. संकालिया, दूसरे हैं ए.के. घोष। ये हो गए विद्वान जिन्होंने इसको फलक संस्कृत के रूप में जाना था। तो ये हो गए इसके 4 नाम। अब देख लेते हैं समाज। मध्य पूरा पाषाण काल में समाज कैसा था? तो मध्य पूरा पाषाण काल के समाज की बात की जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो समाज था वही समाज अभी भी है, लेकिन उसमें थोड़े सुधार और परिवर्तन आ गए हैं। क्योंकि अब मानव की जो सोचने की क्षमता है, मस्तिष्क की क्षमता है वो बढ़ रही है। तो वैसे वैसे मानव के समाज में समूह में सुधार आ रहा है। तो मानव जैसे वहाँ पे समूह में रहता था और जंगली फल फूल खाता था, पेड़ों पे रहता था, मांस खाता था, उसी को बचा के रख लेता था, गैदरिंग हंटिंग करता था। वही मानव अभी भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सुधार आया है उसके अंदर। मानव ऐसे समूह में रह रहा है, जंगलों पे रह रहा है। मानव अभी किसी प्रकार का न घर बनाया है न तो कृषि कार्य किया है, सेम वैसे चल रहा है, बस थोड़ा सा सुधार हो गया है। तो इस समय का जो मध्य पूरा पाषाण काल का मुख्य मानव माना जाता है वो है निएंडरथल मानव। मुख्य विशेषता है कि पूछा जाए कि मध्य पूरा पाषाण काल का मुख्य मानव कौन था, इस काल में कौन सा मानव था? तो मध्य पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसका नाम है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव की क्या विशेषता थी? वो विशेषता थी कि पहला परिवर्तन जो नजर आता है इस मानव में, ये मानव अपने जो मृतक होते थे उनका अंत्येष्टि करता था, मतलब अंतिम संस्कार करता था। निएंडरथल मानव मध्य पूरा पाषाण काल का प्रमुख मानव है और ये मानव सबसे पहले अपने मृतक, मतलब अब मानव के अंदर थोड़ी भावनाएं
आ चुके हैं, तो अब मानव से लगाव हो चुका है, और उसका जब वो परिवार के या समूह के लोग खत्म हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, तो अब उनका वो अंतिम संस्कार करता है, जैसा कि अभी भी होता है। तो निएंडरथल मानव सर्वप्रथम परिवर्तन आता है नजर कि वो अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करता था, और वो मानव जो अंतिम संस्कार करता था उनके साथ कुछ प्रयोग किए जाने वाली सामग्री भी रखता था। एक साइट है वर्ल्ड लेवल पे सानिदार करके, वहाँ से साक्ष्य मिलता है कि मानो इस अंतिम सामग्री के साथ कुछ फूल अर्पित किया है। मतलब जो भी प्रयोग करने वाले मांस फूल रहते थे, फल फूल, मानो इतना जागरूक हो रहा धीरे धीरे कि निएंडरथल मानव अपने मृतकों के साथ कुछ प्रयोग की जाने वाली सामग्री भी रखता है। और इस मानव में देखा जाता है कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, मतलब भाषा का नहीं प्रयोग कर रहा, सांकेतिक भाषा की, मतलब जैसे कोई इंसान बोल नहीं पाता, कुछ इशारे से बताता है, तो वही चीज यहाँ पे थी। मानव बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उस संकेत देता था, उस संकेत से उनके समूह के लोग आपस में कुछ समझते थे और बात करते थे। और इस मानव में वर्ग विभाजन, मतलब कार्य, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अंदर रहेंगे, और ये नर मादा वाले जो विभाजन है वो थोड़े प्रारंभिक रूप में निएंडरथल मानव में देखने को मिलते हैं। तो इस समाज की प्रमुख विशेषता हो गई कि इस काल में निएंडरथल मानव था, वो अपने मृत्यु का अंतिम संस्कार करता था, और वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था, और उसमें वर्ग विभाजन पाया जाता था। ये हो गया मध्य पूर्व पाषाण काल का समाज। अब देख लेते हैं कि उपकरण क्या थे। मध्य पूर्व पाषाण काल में क्या क्या उपकरण थे और किन किन पत्थरों का मानव प्रयोग करता था। तो जो पत्थर देख लेते, उपकरण बनाएगा उसके पहले पत्थर हो गए, तो कौन कौन से पत्थर थे। तो इतने टाइम के जो पत्थर प्रयोग करता था मानव, वो थे हमारे चार्ट, दूसरे थे जेस्पर, तीसरा था फ्लिंट। इसके अलावा भी थे, लेकिन मुख्य रूप से पत्थर पूछा जाए तो चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट थे। इसके अलावा जो निम्न पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजेट पत्थर आ रहा था, उस पे भी औजार बन रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जो अगर मुख्य रूप से जो वो तो क्वार्टजेट थे, लेकिन अब न्यू जो पत्थर इस काल में आए हैं वो तीन, वो चार्ट, जेस्पर और फ्लिंट हैं। तो ये इनकी विशेषता है कि कभी कभी पत्थर दे देते हैं किस काल से संबंधित है। तो मध्य पूर्व पाषाण काल के जो पत्थर हैं वो चार्ट, जेस्पर, फ्लिंट हैं। अगर औजार देखा जाए क्या क्या थे, तो इस काल में जो औजार थे मुख्य रूप से वो है स्क्रैपर है। स्क्रैपर का क्या काम होता था आगे देखेंगे। दूसरा उपकरण है ब्यूडून है, तीसरा बोरर है और भाला है। लेकिन मुख्य रूप से ये तीन ही उपकरण रहते हैं। भाले का इतना उल्लेख नहीं मिलता है, ये बहुत सीमित है। मुख्य रूप से ये तीन ही उपकरण हैं, स्क्रैपर, ब्यूरिन और बोर। हिंदी में स्क्रैपर को खुरचनी के नाम से जाना जाता है, और ब्यूरिन को हिंदी में तछड़ी के नाम से जाना जाता है, और बोर को बेधक के नाम से जाना जाता है। अगर ये जो स्क्रैपर है ये दिखने में कैसा था और किसके काम आता था, तो ये किसी चीज को छीलने के काम आता था, जैसे कि पेड़ की छाले या जानवरों की छाले। तो जैसे कि आज की बहुत जो अदरक काटने वाले औजार होते हैं, उसी के समान ये होता था स्क्रैपर। स्क्रैपर कुछ इस टाइप का होता था, और ऐसे ऐसे करके मानो उसमें कुछ उभार देता था, चिन्ह पत्थर के बना देता था, फिर इसको ऐसे ऐसे करके इसको पकड़ के किसी छाल को छीलता था या जानवरों की छाल को छीलता था। तो ये हो गया स्क्रैपर। ब्यूरिन कैसा दिखता था, तो ब्यूरिन कुछ इस टाइप का दिखता था औजार, इस टाइप का, और इधर इधर धार बना दी जाती थी, तो ऐसे उसको काटने या छीलने के काम ये ब्यूरिन भी आता था। ब्यूरिन को हिंदी में तछड़ी भी कहा जाता है। ये जो बोर है, बोर को हिंदी में बेधक कहते हैं। बेधक से ही लगता है किसी चीज को बेधना, बेधना का मतलब होता है किसी चीज को छेदना। तो ये जो बोर है, बोर को हिंदी में बेधक कहते हैं। ये कैसा दिखता था, तो ये कुछ इस टाइप से नुकीला सा दिखता था, इस टाइप से नुकीला सा दिखता था, और मानो किसी औजार से इस पे वार करता था, और ये वाला जो भाग है नोक वाला, ये उस जिस चीज में भी वो छेद करता था वो जाके उसमें लग जाता। तो जैसे कि मानो को किसी चीज में छेद करना है या फिर लकड़ी को दो भागों में बांटना है, तो मानो इस पे वार करता था, ये जाके
छेद जाती थी या बेद जाती थी, वैसे आसानी से दो भागों में डिवाइड हो जाती थी लकड़ी, या फिर उस मांस किसी भी संदर्भ में प्रयोग करते होंगे, क्योंकि एक औजार का कोई एक प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे ये आधुनिक जो पेचकस होता है उस भांति काम करता था। मध्य पूर्व पाषाण काल में ही मानव ने इन 3 औजारों के साथ स्क्रैपर, ब्यूरी, बोर के साथ ही इस आविष्कार कर लिया था भाले का। इन तीनों उपकरणों के साथ मानव भाले का आविष्कार कर लिया था। भाले के आविष्कार हो जाने के बाद जो मानव की मारक क्षमता थी वो काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा इस काल में उपकरणों को मढ़ा जाने लगा था। मढ़ा जाने का तात्पर्य क्या है? जैसे कि भाले की बात कर ले तो भाला कुछ इस प्रकार का पत्थर का नुकीला दिखता था, और इसी नुकीले भाग में मानव क्या करता है, यहाँ पे गोल होल औजार की सहायता से बना देता है। और जब होल बना देता है, इसी होल में मानव इसके पीछे लकड़ी का प्रयोग कर लेता है। इस टाइप से लकड़ी का प्रयोग कर लेता है। तो जब लकड़ी का प्रयोग कर लेता है तो इसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। तो पत्थर में लकड़ी का प्रयोग करना ही मढ़ा जाना कहलाता है। जैसे कि आज के जमाने में जो कुल्हड़ी जो है, कुल्हड़ी मढ़े जाने का ही रूप हो सकती है। अन्य उपकरण भी हैं। तो जैसे कि कुल्हड़ी कुछ इस टाइप से दिखती है। मानो क्या करता है, ये कुल्हड़ी का भाग है पत्थर का, तो ये पत्थर का भाग है। मानो औजार की सहायता से यहाँ पे ऐसे होल बना देता है। होल बनाने के बाद इसके पीछे मानो लकड़ी का प्रयोग कर लेता है, और ये जो लकड़ी का प्रयोग करता है मानो इसी को मढ़ा जाना कहलाता है। इसमें लकड़ी का प्रयोग, इसमें लकड़ी का प्रयोग, मतलब पत्थरों में लकड़ी का प्रयोग करना औजारों के रूप में मढ़ा जाना कहलाता है। तो इस काल में औजारों को मढ़ा जाने लगा था और भाले का भी आविष्कार हो गया था। अब देख लेते हैं इन उपकरणों के निर्माण में कौन सी तकनीकी प्रयोग में लाई गई है, क्योंकि तकनीकी और उपकरण के आधार पे ही कालों का विभाजन किया गया है। तो तकनीकी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस काल में तकनीकी देखें, ये जो उपकरण निर्माण, ये उपकरण बनाए गए किस तकनीकी पे बनाए गए, तो तकनीकी देखें तो इस काल की जो प्रमुख तकनीकी है वो है फलक और सल्क। फलक और सल्क मुख्य रूप से ये जो उपकरण बनाए गए हैं इनकी तकनीकी है। ये क्या है, तो जैसे कि हमारा ये हो गया एक पत्थर, ये हो गया हमारा एक मूल पत्थर। तो वहाँ पे जो निम्न पूरा पाषाण काल था वहाँ पे औजार कोर पे बन रहे थे, तो वहाँ पे फलक वेस्ट जाता था, कोई यूज नहीं था। जैसे कि ये पूरा मूल पत्थर हो गया, इस पत्थर पे ही मानो इस प्रकार से फ्लेकिंग करता है, ऐसे ऐसे करके फ्लेकिंग करता है और ऐसे ऐसे फ्लेकिंग कर देता है। तो ये जो रूप निकल के आया है, ये वाले भाग अगर निकल जाएंगे तो ये जब ये भाग निकल जाएंगे तो ये अगर इस पत्थर के ये फलक निकाल दिए गए हैं तो ये औजार कुछ ऐसा दिखेगा। ये अगर ये वाले पार्ट निकाल दिए जाते हैं तो ये जो औजार है कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो इस टाइप से दिखेगा और ये औजार कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से निकल जाएंगे। ये जो निकलेंगे इनको कहा जाता है फलक और इनको कहा जाता है कोर। निम्न पूरा पाषाण काल में जो औजार बन रहे थे ये जो है कोर इस पे बन रहे थे, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में मानो ये जो छोटे छोटे फलक निकल रहे हैं औजार के, वहां पे ये फलक वेस्ट हो जाते थे, लेकिन मानो अब इन्हीं फलकों पे औजार बना रहा है। इन फलकों पे क्यों बना रहा है, क्योंकि अब मानो बड़े बड़े जानवरों का शिकार भी नहीं करता, अब छोटे जानवरों का शिकार करता है और इन्हीं फलकों को उठा के ये औजार मानो तैयार कर रहा है। तो इसीलिए इस काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। हालांकि कोर पे भी उपकरण इस काल में बन रहे हैं, लेकिन जो ज्यादातर उपकरण इस काल में बने हैं वो इन वाले पार्टों पे बने। ये जो पार्ट निकल गए हैं इन्हीं पे बने हैं, क्योंकि इस काल में मानव अब बड़े बड़े जानवरों का शिकार नहीं करता है, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा है। तो जहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल में ये वाले पार्ट वेस्ट जाते थे, मानो अब मध्य पूरा पाषाण काल में इन्हीं पे औजार बनाने लगा और इसी फलकों के आधार पे ही इसे फलक संस्कृत कहा गया है। क्योंकि इसको कौन नाम दिए थे, तो एच.डी. संकालिया दिए थे। तो
सलक और फलक दोनों, इसको सलक भी कह सकते हैं, ये वाले जो पार्ट है इनको सलक भी कह सकते हैं और फलक भी कह सकते हैं। तो इसलिए इस काल में जो संस्कृत है और इस काल के संस्कृत के जो औजार हैं उनकी तकनीकी क्या है, तो वो है फलक एवं सलक। और जो फलक हैं, फलक एवं सलक, इनके निर्माण की भी दो तकनीकी है। जो ये वाले भाग थे, ये वाले भाग थे, इनके निर्माण की भी दो तकनीक है कि जैसे कि निम्न पूरा पाषाण में हैंडिस की दो संस्कृति थी, कौन सी, तो अबेबेलियन और एसोलियन थी। वैसे ही यहाँ पे मध्य पूरा पाषाण काल में जो ये सलक हैं, सलक निर्माण की दो पद्धति हैं। वो कौन कौन सी पद्धति है, तो पहली जो पद्धति है ये फलक निर्माण की, वो है हमारी कलेक्ट्रॉनिक तकनीक, दूसरी है लवा-लवाई तकनीक। फलक निर्माण की कितनी तकनीकें हैं, तो पहली तकनीक है कलेक्ट्रॉनिक तकनीक, दूसरी है लवा-लवाई तकनीक। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे हैंडिक्स निर्माण की दो तकनीकी थी, हैंडिक्स उपकरण था उसके निर्माण की दो तकनीकी थी, अबेबेलियन और एसोलियन। लेकिन यहाँ पे ये फलक निर्माण की दो तकनीक है। ये जो फलक निकल रहे हैं छोटे छोटे, इनको कैसे बनाया जाता है, उनकी ये दो तकनीक है जिसका नाम है कलेक्ट्रॉनिक तकनीक, जिसका नाम पहली का कलेक्ट्रॉनिक तकनीक, दूसरी का नाम है लवा-लवाई तकनीक। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इनमें दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो ये जो कलेक्ट्रॉनिक तकनीक है, इसका जो समय पीरियड माना जाता है वो 4 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। और इसका नाम किस के आधार पे पड़ा, तो इसका नाम एक इंग्लैंड में ही पूरा स्थल है जिसका नाम है कलेक्ट्रॉनिक आंसी। क्या नाम है, इंग्लैंड में एक स्थान है जिसका नाम है कलेक्ट्रॉनिक आंसी। और इसी पूरा स्थल पे इस टाइप के, इस प्रकार के औजार मिले, ये फलक मिले हैं, उसी के आधार पे ये कलेक्ट्रॉनिक तकनीक का नामांकन किया गया है। और ये जो सलक हैं, फलक हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं। इनकी विशेषता है, पहली विशेषता क्या है कि ये 4 लाख ईसा पूर्व पुराने माने जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इंग्लैंड में पाए जाते हैं। किस स्थान में पाए जाते हैं इंग्लैंड में, तो ये कलेक्ट्रॉनिक आंसी नामक स्थान पे पाए जाते हैं। और तकनीक की एक और विशेषता क्या है, तो वो है यहाँ के जो सलक हैं वो बड़े एवं मोटे हैं। जैसे कि जो सलक निकाले गए हैं वो बड़े और मोटे हैं। दूसरी क्या है, दो सलकों के मध्य 90 डिग्री से अधिक का कोण बनता है। दूसरी तकनीक फलक निर्माण की, उसका नाम है लवा-लवाई तकनीक। लवा-लवाई तकनीक के जो एविडेंस पाए गए हैं वो फ्रांस के पेरिस में पाए गए हैं। और इसका जो समय माना जाता है वो 2 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इस तकनीक के जो फलक पाए गए हैं या सलक पाए गए हैं वो छोटे और मध्यम आकार के हैं। अन्य विशेषता क्या है, ये 2 सलकों के मध्य 90 डिग्री का कोण पाया जाता है। इसका तुलनात्मक अध्ययन देखें कैसे, कि ये है हमारा, जैसे कि ये हमारा पत्थर, ये है हमारा पत्थर, और इसमें कह रहे हैं ये तकनीक 4 लाख ईसा पूर्व पुरानी है और ये इंग्लैंड में पाई जाती है। ये क्या है, फ्रांस के पेरिस में पाई जाती है। इसकी डेटिंग 2 लाख ईसा पूर्व है। और इसमें बड़े एवं मोटे फलक निकाले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फलक निकाले गए हैं, इस टाइप से करके निकाले गए हैं। और यहाँ पे जो फलक निकाले गए हैं वो 2 सड़कों के मध्य, यहाँ पे जो सड़क निकाले गए हैं उनमें 90 डिग्री से अधिक का कोण बनता है। जैसे कि ये कोण बना, कोई आधार नहीं है, यहाँ बना दिया। देखिए कि ये 90 डिग्री हमारा यहाँ बन रहा है, लेकिन ये फलक का जो आकार है वो यहाँ तक चला आया, तो 90 डिग्री से अधिक का कोण बनता है। अगर इसकी बात की जाए लवा-लवाई की, तो ये हो गया हमारा पत्थर। यहाँ के जो सल्क बन रहे हैं वो बन रहे हैं कि जैसे कि इस आधार पे बन रहे हैं कि ये ऐसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं। तो ये हमारे जैसे जो बनेंगे, ये देखिए 90 डिग्री के अंदर ही आ जा रहे हैं, सल्क निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री के बाहर तक भी सल्क निकाले जा रहे हैं। यहाँ पे जो सल्क हैं तो यहाँ पे छोटे हो जाएंगे, यहाँ बड़े हैं, यहाँ पे जाहिर सी बात है जब 90 डिग्री के अंदर तो छोटे हो जाएंगे।
और यहाँ पे शल्क एक ही बार निकाले गए थे, तो यहाँ पे कई बार निकाले गए हैं। जैसे कि एक शल्क निकाला है, इसके ऊपर से एक और निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक ही शल्क निकाला गया, ये भी विशेषता है, ये हो सकता है। और ये जैसे ये देखिए बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। जो अच्छे माने जाते हैं वो इस तकनीक के माने जाते हैं। तो ये हो गई इसकी कुछ विशेषताएं तुलनात्मक रूप से। और ये किसकी तकनीक है, तो ये जो फलक है निकाले गए हैं, ये वाले फलक इन्हीं के निर्माण की दोनों तकनीक है, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक और लवालवाई तकनीक। तो ये हो गई फलक निर्माण की तकनीकी। अब देख लेते हैं हम लोग आगे भारत में मध्य पूरा पाषाण काल का विस्तार। भारत में मतलब मध्य पूरा पाषाण काल के पूरा स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो लगभग भारत में, पूरे भारत में मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जिसमें नहीं पाए जाते या भी बहुत कम पाए जाते हैं। तो जो नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम पाने की संभावना है, वो हमारे स्थल हैं मुख्य रूप से पंजाब वाले एरिया में कोई मध्य पूरा पाषाण कालीन स्थल नहीं पाया जाता है, और गंगा घाटी में, मध्य गंगा घाटी में नहीं पाए जाते हैं। ऊपरी गंगा घाटी में तो आप देखने को मिलते हैं, लेकिन मध्य गंगा घाटी में ना के बराबर या नहीं पाए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मुख्य रूप से स्थल पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि पहला स्थल हम लोग पढ़ेंगे हमारा, यहाँ पे एक राज्य है, यहाँ पड़ता है, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुछ स्थल पाए जाते हैं, उनका नाम देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में हमारे ये मुख्य रूप से 3 स्थल पाए जाते हैं, जिनका नाम है ज्वालापुरम। ज्वालापुरम की जो डेटिंग है, मतलब समय काल माना जाता है, वो 74,000 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसकी जो डेटिंग आई है मैक्सिमम, वो 74,000 ईसा पूर्व आई है। और दूसरा ये स्थल है हमारा कडप्पा। कडप्पा कहाँ पड़ता है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो डेटिंग मानी जाती है वो 2300 BC मानी जाती है। और तीसरा स्थल है जिसका नाम है रामायोगी आश्रम। रामायोगी आश्रम किस राज्य में पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और किस काल की साइट है, तो रामायोगी मध्य पूरा पाषाण काल की साइट है। तो ये मुख्य स्थल हो गए। ज्वालापुरम से राख के टीले के एविडेंस नवपाषाण काल से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले ये मध्य पूरा पाषाण काल में पूरा स्थल आ चुका था। तो आंध्र प्रदेश के 3 स्थल है, ज्वालापुरम, कडप्पा और रामायोगी आश्रम। ये हो गए हमारे आंध्र प्रदेश के स्थल। कौन सा राज्य है हमारा, आंध्र प्रदेश। ये जो स्थल है हमारे वो आंध्र प्रदेश के हैं। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र के स्थल। महाराष्ट्र हमारा कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र हमारा पड़ता है यहाँ पे। ये जो एरिया है, ये वाली एरिया जो है, ये महाराष्ट्र की एरिया है। यहाँ पे मध्य पूर्व पाषाण काल के कौन से स्थल पाए जाते हैं, तो पहला जो पाया जाता है ये खंडबल्ली पाया जाता है, दूसरा सूरेगांव पाया जाता है, तीसरा कालेगांव पाया जाता है, और इसके बाद ये जो स्थल है चिपकी निवासा, ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण स्थल है महाराष्ट्र के। तो ये स्थल है कौन कौन से हैं, खंडवल्ली है, दूसरा सूरेगांव है, तीसरा कालेगांव है, चौथा चिपकी है, और 5वां निवासा है। अब चिपकी निवासा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। कौन सा राज्य है, ये राज्य है हमारा महाराष्ट्र। ये राज्य हमारा महाराष्ट्र, यहाँ के ये स्थल है। चिरकी निवासा को देख लेते हैं। तो चिरकी से उत्खनन से बहुत सारे खुरचनी और स्क्रेपर मिले हैं। यहाँ के उत्खनन से काफी संख्या में खुरचनी एवं स्क्रेपर मिले हैं। और यहाँ का उत्खनन किसने किया, तो यहाँ का उत्खनन किए हैं गुरदीप कार्बीनस ने। कौन उत्खनन किया है, तो गुरदीप कार्बीनस ने किया है। और नेवासा पूरा स्थल देख लेते हैं। तो नेवासा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे उत्खनन का काम किसने किया, तो यहाँ पे उत्खनन का काम किए हैं HD संकालिया सन ने। ये है HD संकालिया ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य किए हैं। और यहाँ पे उत्खनन कब किए थे, तो यहाँ पे उत्खनन HD संकालिया ने किया था 1954 में। 1954 में उत्खनन किया था। और यहाँ के उत्खनन से बहुत सारे स्क्रेपर और बोरन मिले थे और खुरचनी मिली थी। और यहाँ पे इसी को एक अन्य नाम देते हैं, HD संकालिया मध्य पूरा पाषाण काल की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। इन्होंने इसको फलक संस्कृति भी कहा है।
और यहाँ पे इसको नेवासा को मध्यपूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है। अगर पूछा जाए मध्यपूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल किसे कहा जाता है तो नेवासा को कहा जाता है। नेवासा को ही एच.डी. संकालिया ने नेवासा उद्योग के नाम से जाना जाता है। और कब कहा है, किस नाम से जाना जाता है, तो नेवासा को नेवासा एच.डी. संकालिया ने नेवासा को नेवासा उद्योग के नाम के रूप में भी जाना है और नेवासन संस्कृत के नाम से, और नेवासा को प्रारूप स्थल के रूप में जाना जाता है। ये जो नाम दिए हैं नेवासन उद्योग, वो एच.डी. संकालिया ने 1955 में दिया था। तो ये हो गए महाराष्ट्र के स्थल। अब लोग, तो ये हो गए महाराष्ट्र के स्थल। अब देख लेते हैं अन्य राज्य, हम एमपी के देख लेते हैं। एमपी कहाँ पड़ता है, एमपी हमारे भारत के मध्य में पड़ता है। ये है जो राज्य है हमारा एमपी है। यहाँ पे कौन कौन से मध्यपूरा पाषाण कालीन स्थल पाए जाते हैं, तो वो मुख्य रूप से ये 3-4 स्थल पाए जाते हैं। 3 स्थल पाए जाते हैं। एक और स्थल पाया जाता है जिसका नाम है हथनौरा। ये स्थल है एमपी के। पहला कौन सा है, तो ये हो गया हथनौरा, दूसरा समनापुर, तीसरा नलगढ़, चौथा मंदसौर। ये मध्यपूरा पाषाण काल के स्थल हैं जो एमपी में पाए जाते हैं, हथनौरा, समनापुर, नलगढ़ और मंदसौर। इसके अलावा यहाँ से जो साक्ष्य पाए गए हैं वो कुछ विद्वान मध्यपूरा पाषाण काल के भी माना जाता है। जो साक्ष्य मानव का जीवाश्म पाया गया है स्थलों में, यहाँ पे हमारा एक राज्य पाया जाता है जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गौरा, खासी, जयंती। इसी पहाड़ियों में गौरा जो पहाड़ी थी वहाँ पे एक पूरा स्थल पाया जाता है जिसका नाम है गौरा। ये गौरा पहाड़ी पे पाया जाता है, इसी को नाम है गौरापुरा स्थल। ये है मध्यपूरा पाषाण काल का। इसके अलावा हम देख लेते हैं राज्य देख लेते हैं। एक राज्य यहाँ पर पड़ता है हमारा बिहार। ये जो एरिया है हमारी, ये बिहार, यूपी से सटा हुआ बिहार। इस यहाँ पे एक स्थल पाया जाता है जिसका नाम है सिंहभूम। ये कौन सा स्थल है, ये हमारा बिहार का स्थल है जिसका नाम है सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ पड़ती है, तो ये बिहार में पड़ता है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये मेघालय में पड़ता है। गौरा कहाँ का स्थल है मध्यपूरा पाषाण का, ये तो मेघालय का है। और सिंहभूम कहाँ है, तो बिहार का है। इसके अलावा जो ये पलामू स्थल पड़ता है, तो पलामू इससे पहले बिहार में ही आता था, लेकिन बिहार का जब विभाजन हो गया तो शायद ये झारखंड में चला गया है। तो झारखंड का ये पलामू शायद झारखंड में ही पड़ता है, ये झारखंड का स्थल है। तो झारखंड जो पड़ता है हमारा राज्य, झारखंड हमारा ये राज्य पड़ता है। तो पलामू जो हो गया वो हमारा झारखंड का है। तो ये हो गया झारखंड का हमारा राज्य है। इसके अलावा ये जो दूसरा स्थल है जिसका नाम है पलामू। पलामू पहले बिहार में आता था लेकिन अब झारखंड में आता है। तो झारखंड हमारा ये पड़ता है, ये बिहार है, बिहार से ही टूट के झारखंड अलग हुआ था। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो इससे पहले ये बिहार में आता था लेकिन अब ये झारखंड में आता था। तो झारखंड का कौन सा स्थल है, तो झारखंड का पलामू स्थल है। ये हो गए स्थल। इसके अलावा हम देख लेते हैं इधर कुछ पश्चिम के स्थल। तो पश्चिम के मुख्य स्थलों में जैसे कि यहाँ पे राजस्थान पड़ता है। ये वाला जो राज्य है हमारा, ये वाला राज्य, ये वाला जो राज्य है ये हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से स्थल पाए जाते हैं, तो राजस्थान में जो स्थल पाए जाते हैं वो पहला स्थल है हमारा सिंगी तालाब। सिंगी तालाब कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। दूसरा स्थल है 16R ढिढवाना। तीसरा राजस्थान का तीसरा स्थल है बूढ़ा पुष्कार। चौथा 5वां है पोखरम और नो घाट। नो घाट के अलावा एक स्थल पड़ता है जिसका नाम है लूनी। लूनी ये राजस्थान के स्थल हैं। कौन कौन से हैं, तो लूनी है, सिंगी तालाब है और 16R या 16R ढिढवाना है,
बूढ़ा पुष्कर है, पोखरम है, नौघाट है। ये राजस्थान के मध्यपुरा पाषाणकालीन साइट है। ये जो लूनी स्थल है ये जो राजस्थान का थार वाला क्षेत्र है उसी में पाया जाता है और इसी नदी बेसिन पे भी पूरा स्थल मिले हैं जिन पे काम किए हैं बीएन मिश्रा ने। लूनी पे किसने काम किया है तो बीएन मिश्रा सर ने किया था। बीएन मिश्रा ने लूनी पूरा स्थल को लूनी उद्योग के नाम से भी जाना है। किस नाम से जाना है बीएन मिश्रा ने मध्यपुरा पाषाणकालीन स्थल लूनी को, तो लूनी को लूनी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो ये एमपी राज्य है हमारा, एमपी राज्य में कुछ और भी महत्वपूर्ण स्थल पाए जाते हैं जिनका नाम है पहला भीमबेटका, दूसरा आदमगढ़। आदमगढ़ मध्यपुरा पाषाण काल में जाते जाते एक बहुत बड़ा मध्य पाषाण कालीन साइट मिल जाती है। ये पूरी सुरक्षित साइट अभी भी है। और भीमबेटका तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ पे अभी उच्च पूरा पाषाण काल से कुछ चित्रकारी के अच्छे खासी एविडेंस मिले संख्या में मिलते हैं। तो मध्य एमपी के ये स्थल हथनौरा, समनापुर, नलगढ़, मंदसौर, भीमबेटका और आदमगढ़ हो गए। इसके अलावा डिटेल से हम लोग पीछे भीमबेटका में पढ़ चुके हैं, भीमबेटका निम्नपुरा पाषाण काल में। इस अन्य स्थलों में देख लेते हैं। हमारा एक राज्य पड़ता है यहाँ पे यूपी। ये बिहार से सटा हुआ राज्य पड़ता है यूपी। और हमने जो जाना था कि मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल कहाँ से नहीं पाए जाते हैं तो पंजाब और मध्य गंगा घाटी से नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अपवादित हैं कि मध्य गंगा घाटी में तो नहीं पाए जाते लेकिन उत्तरी गंगा घाटी में देखने को मिलते हैं। ये हमारा राज्य यूपी। यूपी में एक मुख्य रूप से जो स्थल पाया जाता है उसका नाम है कालपी। ये कालपी स्थल कहाँ पड़ता है तो कालपी स्थल यूपी में पड़ता है। यूपी में पड़ता है। यूपी में पड़ता है। यूपी में भी कहाँ पड़ता है तो यूपी में भी जालौन में पड़ता है। ये हो सकता पूछा भी जा सकता है कि जो ये कालपी स्थल है ये नवीन स्थल है और कहाँ पाया गया है तो उत्तर प्रदेश में पाया गया है। किस जिले में पाया गया है उत्तर प्रदेश के कुछ जालौन में पाया गया है। यहाँ की मुख्य विशेषता है कि ये एक मात्र स्थल है जो सबसे प्राचीन स्थल है, प्राचीनतम स्थल है जिसमें भारत में मध्यपुरा पाषाणकालीन मानव के साक्ष या मानव बस्ती के साक्ष पाए जाते हैं। तो ये सबसे प्राचीन स्थल है मध्य गंगा घाटी का जहाँ से मानव के एविडेंस के साक्ष मिलते हैं। यहाँ से बहुत सारे हड्डी के और पत्थर के उपकरण एविडेंस के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन पत्थर के जो संबंध है वो मध्यपुरा पाषाण काल से है। और इसकी कालपी की जो डेटिंग आई है मतलब समय काल आया है वो माना जाता है 45,000 BC। कालपी की डेटिंग कितनी है तो कालपी की डेटिंग है 45,000। तो ये हो गई कालपी की डेटिंग 45,000 कालपी हो गई। इसके अलावा एक स्थल है जिसका नाम है चकिया। चकिया कहाँ पाया जाता है तो चकिया भी यूपी में पाया जाता है। यूपी के कहाँ पाया जाता है तो यूपी में वाराणसी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा एक और स्थल है जिसका नाम है सिगरौली बेसिन। ये उत्तर प्रदेश का स्थल है जिसका नाम है सिगरौली बेसिन। ये हो गए यूपी के महत्वपूर्ण स्थल। पहला कालपी। कालपी कहाँ पाया जाता है तो यूपी में पाया। यूपी में भी कहाँ तो जालौन में। इसकी डेटिंग कितनी है तो 45,000 BC है। दूसरा चकिया है यूपी में कहाँ पाया जाता है तो वाराणसी में पाया जाता है। तीसरा स्थल है सिगरौली बेसिन। ये हो गए उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। अन्य स्थल जैसे कि ये जो हमारा देश पड़ोसी देश है ये हमारा देश है नेपाल। नेपाल में एक साइट मात्र मध्यपुरा पाषाण काल की एक साइट पाई जाती है जिसका नाम है अर्जुन 3। क्या नाम है अर्जुन। हो सकता है पूछा जा सकता है क्योंकि ये नेपाल की एक मात्र साइट है या पूरा स्थल है जो मध्यपुरा पाषाण काल का है जिसका नाम है अर्जुन 3। अर्जुन 3 पूरा स्थल कहाँ पाया जाता है तो ये नेपाल में पाया जाता है। ये हमारे भारत का नहीं है। इसके अलावा अन्य स्थलों में यहाँ एक राज्य हमारा जो है ये हमारा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में एक साइट पाई जाती है जिसका नाम है हिरणी
घाटी। इस क्षेत्र का क्या नाम है? तो इस क्षेत्र का नाम है हिरणी घाटी। इसकी जो डेटिंग पाई जाती है समय काल, वो लगभग में 56,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये कहाँ की साइड है? तो एक ये मात्र इधर गुजरात की साइड है, अन्य भी है लेकिन मुख्य रूप से ये हिरणी घाटी गुजरात की साइड है। इसके अलावा भारत का जो ये वाला कोतवार वाले पठार वाला हिस्सा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले, यहाँ पे एक संघाऊ गुफा पाई जाती है। कौन सी गुफा पाई जाती है? संघाऊ गुफा पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कोतवार वाले पठार में पाई जाती है। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। ये जो संघाऊ गुफा है, इस संघाऊ गुफा से बहुत सारे मानव और जानवरों की हड्डी मिली है। इन्हीं हड्डियों के साथ एक भट्ठी के साक्ष्य मिले हैं। भट्ठी किसी चीज को जला के पकाने या तपाने के काम आती थी। तो यहाँ पे जो हड्डियों की साक्ष्य मिले हैं, उन हड्डियों के साक्ष्य के साथ क्या एविडेंस में मिला है? तो एक भट्ठी मिली है। पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीनतम भट्ठी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये जो संघाऊ गुफा है भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में, वहां से भट्ठी के साक्ष्य मिले हैं संघाऊ गुफा से। तो ये पूरा हुआ आज के क्लास में हमारा मध्यपूरा पाषाण काल एवं उसकी विशेषताएं एवं उसके विस्तार एवं स्थल। अगली क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो उच्चपूरा पाषाण काल देखेंगे। बाकी आज के लिए क्लास यही एंड करते हैं। आज के लिए जय हिंद।